Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well and taking good care of yourself because this is a high time. ठीक है ना, कोविड आ रहा है और हमारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान मतलब हेल्थ रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है ना, और आई विश दैट दिस 2023 बी अ healthy year for all of you who are watching this video, right? So as you know that we are running a case study series of chapter 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। और उसके हम लोग 50% चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, जो भी हमारा 50% जो चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। और उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ मतलब सारी कर ली, जितनी भी केस स्टडीज़ बन रही थी ना उस टॉपिक से रिलेटेड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल, मतलब सारा जितना भी था। अभी आज की वीडियो में हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट? एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ दैट CPA 2019 मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। इसको डिटेल्ड में समझेंगे, मतलब एक एक चीज़ समझेंगे कौन, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब कोर्ट डेफिनेशन से लेके कोर्ट तक, मतलब फोरम तक हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि नेम ही बता रहा है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जो कि 2019 में। ठीक है, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली इस ईयर में अमेंडमेंट हुआ था, 2019 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। उससे पहले हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला ही चल रहा था। ठीक है ना, उसके बीच में काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे बट मतलब इतना ज़्यादा वो रिकमेंडेड नहीं है जितना 2019 वाला जो रिकमेंडेशन आया है, जितना मतलब जो अमेंडमेंट हुई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छे उसके अंदर पॉइंट्स डाले गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है सिक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस। ठीक है, मेन मकसद सिर्फ हमारा यही है कि हमें स्पीडी और इन एक्सपेंसिव रिड्रेसल प्रोवाइड करने। रिड्रेसल मतलब समझ रहे हो ना, सोल्यूशन, कॉम्पनसेशन, जितनी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इट एक्सटेंड टू द होल, मतलब पूरी इंडिया में जाता है। और पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं लेना, बट अभी उसको आपको मतलब एग्जाम में सिर्फ होल इंडिया आपको लिख कर आना है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर हमारा ही, मतलब अब उस पर भी हमारा ही जो भी सेंट्रल पॉलिसी पास होती हैं वो सब फॉलो करता है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये CPA भी वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ द बिजनेस, हर तरह के बिजनेस पे एप्लीकेबल है, वेदर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, वेदर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो हमारा अमेंडमेंट आया था 2019 का, उसके अंदर मेन मकसद हमारा ई कॉमर्स का ही था, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इंक्लूड करना। क्योंकि द डिजिटल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है भारत का, वो बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मतलब ये पहले ये हो रहा था क्योंकि जो पहले वाला हमारे पास लॉ था, एक्ट था, उसके अंदर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी कॉम्पनसेशन, कोई भी ग्रीवेंसेस, कोई भी रिड्रेसल था ही नहीं। तो मतलब ऑनलाइन को बहुत अच्छे से ऐड किया गया है 2019 वाले CPA के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते कंज्यूमर का। और ठीक है ना, हम अपने आप सब लोग बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर से, कंज्यूमर है, तो ये डेफिनेशन है और हम सबको मतलब आप सभी को ये डेफिनेशन फॉलो करके अपने आप को एज अ कंज्यूमर प्रूव करना है, राइट? तो इसमें क्या लिखा, कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूज और कंज्यूम गुड्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज, मतलब जो यूज़ करता है या कंज्यूम करता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने खरीदा और किसी और ने यूज़ किया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सामान खरीदा और कोई यूज़ कर रहा है, आप ही यूज़ करेंगे तो ही आप कंज्यूमर कहलाएंगे, राइट? और इसमें भी लिखा हुआ है कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब पैसे देकर। ठीक है, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस, पार्शली पेड और पार्शली प्रॉमिस्ड अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है ना, ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब टर्म्स को बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से याद करना है, बिकॉज हमको यही टर्म्स यूज़ करने हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, मतलब कौन सा जो गुड है वो, मतलब इसके अंदर लिखा हुआ है, या तो आपने पूरा पैसा पे कर दिया या फिर आधा पैसा पे किया है। ठीक है, या तो आपने बोला है कि ठीक है आपने पार्टली आधा पे कर दिया और आधा आपने प्रॉमिस किया कि आगे पे कर दूंगा मैं। ठीक है, या कोई भी डेफर्ड पेमेंट, मतलब आज नहीं तो कल तो डेफिनेटली वी विल पे इट। ठीक है ना, और इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ द गुड्स इफ सच गुड्स इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। ठीक है, इसके अंदर आपने गुड खरीदा और किसी और को दिया, कोई बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विसेज। ठीक है ना, मतलब जो भी इसका सच यूज़र होगा, अगर बायर ने बोला कि तुम यूज़ करो तो वो भी इंक्लूड होगा, उसको भी इस केस के अंदर इंक्लूड, मतलब उसको भी इंक्लूड किया जाएगा और उसको भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो इससे कोशिश, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, क्योंकि पहले सिर्फ ऑफलाइन था बट अभी दोनों है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपने कोई भी टेली शॉपिंग करी है, डायरेक्ट सेलिंग करी है या फिर मल्टी लेवल्स मतलब मार्केटिंग की है, तो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। और एनी पर्सन हु ऑब्टेन गुड और अवेल सर्विसेज फॉर द रीसेल और द कमर्शियल पर्पज इज नॉट ट्रीटेड, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है ना, खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई गुड परचेज किया, ठीक है ना, या तो उसे खुद खा लिया, वो इंक्लूड है। ठीक है ना, आपने कोई गुड परचेज किया और आपने आपके फैमिली किसी मेंबर को दिया खाने के लिए, लेकिन उससे पैसे नहीं लिए हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक फादर है जो चॉकलेट खरीदता है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तो बच्चा जो है वो इंक्लूड होगा,
कंज्यूमर के अंदर, और हम उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा, उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, तीसरा केस ये होगा कि अगर कोई इंसान है, उसने कुछ चॉकलेट्स खरीदी और वो जाके खुद दुकान पे वेंडर है, ऐसा मतलब गली में ठेले लगा के खड़ा है और पैसे दे रहा है, मतलब चॉकलेट दे रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं है। मतलब अगर कोई भी आपने परचेज करी है थिंग किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन फॉर द कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब अगर उसको आपको सेल करना है फ्यूचर में, जिसके बदले आपको पैसे एक्सचेंज या कुछ भी मिलने वाले हैं, तो आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, इंस्टेड कि उस कंज्यूमर को दिया जाएगा अगर वो कंज्यूमर जाके कोर्ट में क्लेम या फाइल करता है कोई केस वगैरह तो ही। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा डेफिनेशन था और ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके आने के चांसेस ऐसे वैल्यू 99%। ठीक है, आ सकते हैं। ठीक है, वन वर्ड के अंदर आ सकता है, 3 केस स्टडीज़ के अंदर आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का मुझे नहीं लगता है आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग का अब बिल्कुल नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते, मुश्किल से सिर्फ एक होता है, वो भी 6 नंबर में कहीं आपको मिल जाएगा गलती से, बाकी अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। राइट, नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म मशीनरी। ठीक है ना, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 टायर रिड्रेसल मैकेनिज्म है। ठीक है, 3 टायर मतलब 3 फॉरम्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ, अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा ना इसके बाद, उसके अंदर हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे। तो ब्रीफ में ये समझ लो कि हमारे 3 पार्ट्स हैं मैकेनिज्म को सॉल्व करने के, अपनी दुविधा को दूर करने के। फर्स्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा होता है स्टेट लेवल पे और तीसरा होता है नेशनल लेवल पे। तो हमारे 3 फॉरम्स होते हैं, जो बहुत छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट होता है, उससे बड़े में स्टेट और उससे बड़े में अब नेशनल। और इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम सबसे पहले जो केस है वो अपने डिस्ट्रिक्ट फॉरम में डालेंगे, अगर आप उनके रिजल्ट से, उनके वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाके स्टेट में करा सकते हो, मतलब फाइल कर सकते हो केस। और अगर उनसे भी खुश नहीं हो तो आप जाइए नेशनल के पास, और अगर उनके पास भी खुश नहीं हो तो कोई इसके बाद कोर्ट वगैरह तो नहीं है, मतलब कोई दूसरा फॉरम नहीं आएगा अब चौथा, लेकिन हाँ एपेलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी बना रखी है। ठीक है ना, जिसके अंदर आप जाके अपनी मतलब सुनवाई करवा सकते हैं, मतलब राइट टू बी हर्ड का जो भी आपका कंज्यूमर राइट्स है वो अवेल कर सकते हैं। तो हमारे 3 फॉरम्स होते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइड फॉर द सेटिंग ऑफ द 3 टियर इन्फोर्समेंट ऑफ द मशीनरी एट अ डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये इनका नाम है, ऐसे करके स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, मतलब इनको ऐसे नाम से बुलाया जाता है और हम लोग उनको ब्रीफ में ऐसे बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है ना, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या फिर फॉरम भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो हमारा बोल रहे हैं ना, जो नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सीजे के द्वारा सेटअप किया जाता है, और स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट वो सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। So this is whole about the today's video. If you have any doubt then do comment below, and if do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.